आपसे एक नम्र विनंती है कि एक स्वाध्याय कार्यक्रम के लिए शिविर का महत्व क्या है उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। विद्यार्थी है, मैं सीनियर विद्यार्थी हूँ। तो दृष्टि से मैंने जो शिविर देखे, मैंने देखे हुए शिविर, जैसे उन्होंने कहा 5 प्रकार के शिविरों का उल्लेख किया। तत्वज्ञान विद्यापीठ शुरू हुआ जून 56 में। जून 56 में 10-11 विद्यार्थी थे, एकेडमिक दृष्टि से देखे। उसी समय जून महीने में संचालक संस्कार केंद्र चलाने वाले 2.5 महीने का शिविर हुआ। उस समय में नहीं था, लेकिन वहां से विद्यापीठ की स्थापना के बाद 2 प्रयोग शुरू हो गए, एक शिक्षण और दूसरा लोक शिक्षण। लोक शिक्षण में पहला शिविर हुआ, यह संचालक हुआ जून महीने। जैसे उन्होंने कहा 2.5 तक यानी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, 25 साल पकड़ेंगे। 25 साल ये प्रयोग अव्याहत जारी था। हर साल जून महीने में संचालकों का शिविर। अरे उन्होंने कहा कि शिविरों की क्या आवश्यकता है, शिविरों की बहुत आवश्यकता है भाई साहब। साथ में आना, दिस इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट, खास करके हिंदुओं के लिए। हिंदू साथ में आते ही नहीं। कभी दशक क्रिया में साथ में आएंगे तो भी जाति के लोग आते थे, अभी बदल रहा है थोड़ा बहुत। पहले ऐसी परिस्थिति थी, अपने जाति के और अधिक के लोग स्मशान में आएंगे। शादी में भी आपको महात्मा फुले का जीवन मालूम है, महात्मा फुले को कैसे उसके मित्र की शादी में से कुछ लोगों ने हटा दिया था। ऐसी भयानक स्थिति अपने समाज में है। वहाँ विभिन्न प्रकार के जाति और संप्रदाय में से आए हुए, उदाहरण महाराष्ट्र में वाल्मीकि संप्रदाय, गुजरात में और राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय प्रभावी है। और ये संप्रदाय किसी न किसी रूप में हर एक के घर में है। भारतीय संप्रदाय का ओपन संप्रदाय है, फिर भी मगर में कुछ न कुछ इंग्लिश में कह रहे हैं तो प्रेजुडिसेस, पूर्वग्रह और प्री कंसेप्शन, पूर्व कुछ कल्पनाएं हर एक के मगज में होती है। मानवीय मन ऐसा विचित्र है। ऐसे लोगों को साथ में आना, साथ में अनुभव शेयर करना, अपने विचार, हम संस्कार केंद्र लेते हैं, वहाँ क्या क्या समस्या आती है, कैसे प्रॉब्लम आते हैं, ये सारी बातें वो साथ में आते हैं, जो भी ध्यान में आते हैं। आज भी आपको यहाँ 2 दिन आप रहने वाले हैं, 2 दिन शेयर करोगे आप। अभी तो शिविर में लेक्चर चालू है, जब प्रेजेंटेशन चालू है, लेकिन बाद में शेयर करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा इसका कितना फायदा है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, उसको ऑटोमेटिकली जैसे किसी ने शब्द का उपयोग कर डिजॉल्व हो जाते हैं। और उसके साथ साथ दादाजी के प्रवचन होते थे, प्रवचन में प्रश्नोत्तरी होती थी। प्रश्नोत्तरी बड़ी महत्व की बात है। कृष्ण भगवान को अर्जुन को कहना पड़ा, प्रकृति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। लड़ाई का मैदान है, कृष्ण भगवान अर्जुन भाई को क्या बताते हैं, प्रश्न पर उत्तर मिला, उसको शंका है तो फिर दूसरा प्रश्न पूछ। प्रश्न पूछ के ही मनुष्य आपकी बुद्धि शोधक होनी चाहिए। उत्तर ढूंढने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ऐसे अपना विद्वत्ता दिखाने के लिए, जैसे किसी ने कहा दूसरों को गिराने के लिए नहीं। शोधक बुद्धि से पूछोगे तो आपको जवाब कोई ना कोई देने वाला मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, जब मिलेगा। भक्तों का जीवन ऐसा है, भक्त कहते भगवान ही किसी को भेजता है। बहुत सारे भक्तों ने ऐसा कहा है, उनको गुरु है। तुकाराम महाराज को गुरु नहीं था, ऑफिशियल जिसको गुरु कहते हैं ऐसा नहीं। वारकरी संप्रदाय भारत में ऐसा संप्रदाय है जहाँ किसी की गादी नहीं है। भारत में ऐसा संप्रदाय है नहीं, दूसरा इतना डेवलप है। हम दुर्भाग्य है, हम समझते नहीं वारकरी संप्रदाय के बारे में। इसलिए वारकरी संप्रदाय 700 साल से, और उससे पहले भी था। ज्ञानेश्वर महाराज ने वारकरी संप्रदाय पैदा नहीं किया है, उसको तत्वज्ञान की बैठक दी उन्होंने। वो समझने की, समझाने की जरूरत है। साथ में आएंगे तो ये सब हो सकता है। वैसा भेदा भेद अमंगल है, ऐसा बार बार कहने वाले तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज एक ही ऐसा संत है कि जो ज्ञानपीठ
अवार्ड का अधिकारी है, आज की भाषा में कहना। एक ऐसा संत है कि महाराष्ट्र के हर गांव में तुकाराम महाराज के नाम से कोई आदमी होगा और एकाध अभंग किसी को मालूम होगा, दूसरा कोई संत नहीं मालूम होगा। अब ये साथ में आएंगे तो शेयर करेंगे ना। तो तुकाराम महाराज ने काम किया है कि कभी न कभी तुकाराम महाराज का चरित्र पढ़ने की इच्छा होगी आपको तो इच्छा ही नहीं होती। संतों के चरित्र बुद्धिपूर्वक पढ़ना ऐतिहासिक दृष्टि से उन्होंने कितना महान काम किया है इतिहास में। ये पढ़ने की जिसको बुद्धि होती नहीं उसका विकास कैसे होगा भाई साहब? विकास हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इसलिए मैं तो मेरे विद्यार्थियों को कहता था, मैं 66 साल में पहला भक्ति फेरी में गया, ये सिन्नर तालुके में आया था। मने गांव नाम का गांव अभी भी मुझे याद है। हमें कुछ नहीं मालूम था भक्ति फेरी क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है, संस्कृति क्या चीज है। लोग जाते हैं, हमें भी इच्छा होती थी। हमें कुछ विद्यापीठ ने या दादाजी ने कभी भी विद्यार्थियों को भक्ति फेरी को भेजा नहीं। दादाजी के उपस्थिति में हर एक को कुछ न कुछ काम करने की इच्छा होती थी। ये उनका ग्रेटनेस है, ये उनकी बड़प्पन है। तो कभी भी एक भी शिविर में दीक्षांत समारोह में उन्होंने ऐसा नहीं कहा यहाँ के विद्यार्थी जाएंगे और मैंने शुरू किया वहां काम करेंगे, ऐसा वाक्य उनके मुंह में कभी भी नहीं आया। क्यों? उनका काम था प्रबोधन करना, मनुष्य को प्रबुद्ध करेंगे, विचार देंगे। मनुष्य इतना गिरा हुआ नहीं है, मराठी भाषा में कहते हैं ना, मेलेला आईचे दूध पेलेलं नाही आपण, आपण काहीच करणार नाही, विचार देते रहो, कोई ना कोई खड़ा हो जाए। ये उन पर उसका विश्वास था। इसलिए बार बार कम से कम 30% प्रवचन में सॉक्रेटिस आता है। सॉक्रेटिस कौन था? उनका काका मामा कोई था क्या? वो इंडिया का ऋषि था क्या? 2400 साल पहले हुआ एथेंस में एक आदमी हुआ है बस। वो कौन था? पाथरवट था। समझ में? अपने देश की पारंपरिक थिंकिंग के संदर्भ में बोलेंगे आप तो यहाँ ऐसे लोगों को धर्म पर बोलने का, प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं था। अभी ये भूलो मत, ये संदर्भ के साथ काम करोगे तो आपको और ताकत मिलेगी, उत्साह मिलेगा। वो भूल जाएंगे तो पुराना क्या लेंगे, पुराना क्या चरित्र करने की जरूरत क्या है, ऐसा नहीं है। ये संदर्भ लेकर एक महान, अभी टेक्निकल भाषा में बोल रहा हूं, महान विद्वान ब्राह्मण एक अपनी भाषा में खड़तुस आदमी का बार बार उल्लेख क्यों करता है? प्रश्न पूछना चाहिए है ना। जो कि साथ में ऐसे लोग प्रश्न पूछेंगे, उनको फिर जवाब मिलेंगे। वो भी अपने संस्था केंद्र में स्वामी की कथा कहते होंगे और किसी की कथा कहते होंगे, शिवाजी महाराज की कथा होंगे। विचार करने जैसे कि शिवाजी महाराज के पास ये इतने लड़ने वाले, त्यागपूर्वक लड़ने वाले सैनिक कहाँ से आए? आकाश में से आए भाई साहब? ये कैसे हुआ? क्या उसका स्पिरिट होगा, क्या उसकी पर्सनैलिटी होगी? ऐसे चरित्र लोगों के सामने संस्कार देना है। संस्कार हमेशा इनडायरेक्टली देने के होते हैं। आज हमारे सामने संभाजी का चरित्र आ रहा है, जो बाप से बेटा सवई भाई साहब। 350 साल तक संभाजी अज्ञात था, खाली अज्ञात नहीं था, विकृत था हमारे सामने। कौन करेगा? शिक्षण का उपयोग क्या है? शिक्षण से हम जरूर भाकरी चाहते हैं, भाकरी नहीं चाहते ऐसा नहीं। अन्न है पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, भाकरी की निंदा मत करो, लेकिन भाकरी के साथ संस्कृति का विचार करेंगे कभी? ये प्रश्न है। वो संस्कृति का विचार करना है तो साथ में आकर के डिस्कशन हुआ और चिंतनिका में आदमी को मर्यादा आती है। संभाल के बोलना पड़ता है, किसी को डर लगता है, किसी को क्या लगता है। मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो। विवेकानंद पहली बार खड़े हुए तो वो भी डर गए थे, ऐसा उनके चरित्र में लिखा हुआ है। भले उनका पहला ही भाषण एकदम जगत प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उनको भी ये लगता था कि मैं इतने महान विद्वानों के सामने, वो भी अमेरिका में, कहाँ कलकत्ता में पैदा हुआ नरेंद्र, अमेरिका के 7,000 लोगों के सामने एकदम, और वो विद्वान, सब विद्वान लोग थे, उनके सामने एकदम बोलना कोई इजी बात नहीं रहती। ये सारी बातें कैसे समझाना बच्चों को, ये सारा डिस्कशन वहां होती थी, बहुत जरूरी। साथ में आना, दिस इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। दूसरा साधक शिविर था बूढ़े लोगों का, पूरा
पूरा महीना में शिविर होता था। दादाजी वहाँ क्लास लेते थे, वर्ग प्रवचन नहीं, उनके साथ नीचे के 2 बिल्डिंग थी, वहाँ बैठकर उनके साथ शंकराचार्य का जो ग्रंथ है उन पर वो वहाँ लेक्चर लेते थे। आज की भाषा में उनके साथ बैठते थे, साथ में जाकर डिस्कशन करते थे। ये साधक, उसका नाम है साधक शिविर। और तीसरा है वर्धक शिविर। और ये सब लोग अपनी थाली खुद धोते थे, सब कुछ करते थे। घर में उनके लिए थाली धोने के लिए नौकर होते थे। ऐसे लोग वहाँ रहते थे आकर। ये प्रात्यक्षिक है। जैसे भाई ने कहा कि ये प्रयोग ऐसा, तो प्रात्यक्षिक करके तो देख रहे थे, तो करने लगे। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि दादाजी हम एक नौकर रख देंगे, पैसा हम दे देंगे। ऐसे बोलने की हिम्मत विद्यापीठ में किसी कोट्याधीश की कभी नहीं हुई। दैट इज हिज ग्रेटनेस। यहाँ दादाजी का ग्रेटनेस है। किसी भी सेठ जी या भट जी की हिम्मत नहीं हुई कि ये बराबर नहीं, हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम साथ में पंगत में नहीं बैठेंगे, ऐसा कोई कहा ही नहीं। ये बड़ी सुदामपुरी की बहुत बड़ी, इसलिए वो सुदामपुरी नाम उन्होंने दिया था। उनकी सुदामपुरी का अर्थ क्या है? वहाँ आया हुआ जो कुछ माल है, भाकरी होगी, भात होगा, दाल होगी, वो भगवान ने भेजा हुआ है। समझ में आ रहा है? नहीं तो उससे भी अच्छा पूरी बनाने के लिए कितने भी पैसे वाले लोग बोलते भी होंगे, इससे भी अच्छा हम बनाएंगे। हम रोज श्रीखंड पूरी भी दे सकते हैं, पर एक सुदामपुरी है, भगवान ने भेजा हुआ, ऐसा समझकर खाओ। राजा जी की भाषा में कहना है कि तत्वज्ञान में भाकरी डुबा कर खाओगे तो आप में मानसिक ताकत पैदा होगी। मैं एक स्टेटमेंट करता हूँ, अभी हिंदू समाज में सबसे बुरी कोई बात होगी, हम सब लोग मन से दुबले हैं। भले वजन 120 किलो है, किसी का एकदम नॉर्मल है, मेंटली यू आर वीक। थोड़ा कुछ का कि आज का दिन बराबर नहीं है, हमारा मन खलास। क्या लगता है आपको? इसके विरुद्ध तो किसी को बोलना है तो बोलो। इतने दुबले हैं हम। पैसे वाले होंगे, कुर्सी पर बैठे हुए होंगे। अरे लोकशाही में हमारा यहाँ का चीफ मिनिस्टर कहते 2 दिन मुझे कुर्सी पर बैठे दो। अरे लोकशाही में भीख मांगने की जरूरत क्या है तुझे? हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। समझ में आप जरा वापिस जाकर देखो ये कौन से चीफ मिनिस्टर ने कहा हुआ 2 मिनट 2। अभी भी नाटक ये हुआ, सुबह में 8 बजे छुपा कर जाकर चीफ मिनिस्टर की शपथ ले लिया। अरे छुपा कर लेने की जरूर क्या है अगर लोकशाही में लोग तुम्हारे बाजू में है तो? इतने भयभीत, इतने मन से दुबले लोग लोकशाही क्या चलाएंगे भाई साहब? लोकशाही को भी स्वाध्याय की जरूरत है, लोकशाही चलाने वालों को। लेकिन स्वाध्याय कौन सा? विजिगीषु जीवनवाद सिखाने वाला स्वाध्याय, डरपोक बनाने वाला, भिखारी बनाने वाला स्वाध्याय नहीं। इसलिए ऋषियों ने बराबर कहा, ये मुझे बीच में बोलने को कहा तो ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा शिविर था, वो श्राद्ध पक्ष में होता था। श्राद्ध पक्ष में बस हम भी खीर खाते, हम खिलाते भी एक दूसरे को, तो खाली खीर खिलाने के लिए किया पहले। अरे पूर्वजों का आदर करो। माँ बाप जो गए होंगे, बहुत सारे लोग गए हुए, उनका कभी विचार करो, उन्होंने आपको संभाला था। बाप के 100 विचार है, वही लड़के के 100 विचार होंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं, होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जमाना बदलता रहता। सुन रहे बराबर? फिर भी पिताजी से मतभेद होगा तो भी पिताजी का आदर होना चाहिए। ये आज नहीं, पितृऋण, ये वैदिक काल से सिखाया गया है, इसका नाम है पितृऋण। हम पुराने लोगों के ऋणी हैं, इसलिए माँ बाप का ऋण होना, मतभेद होगा तो भी, क्योंकि कभी न कभी उन्होंने हमें संभाला है। समझ में? गाय का बच्चा थोड़े समय में खड़ा होता है, मनुष्य का बच्चा ऐसा है क्या? सब यहाँ माँ बैठी हुई होंगी, उनको पूछो आप कितने कष्ट करने पड़ते हैं। तो माँ से मतभेद होगा तो भी, माँ तुझे अक्ल नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसको तकलीफ होगी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मेरा बच्चा मुझे कहता है मुझे अक्ल नहीं, तो मुझे तुझे छोटा से बड़ा किया तो मुझे अक्ल नहीं थी क्या? उन्होंने अक्ल बाजू में रखकर तुझे छोटे से बड़ा किया है। उनको क्या मालूम ये राम होने वाला है या रावण होने वाला है? बेचारे को मालूम नहीं था। प्यार से ही वो बच्चे को छोटा से बड़ा बढ़ाती है। तो ये शिक्षण देने के लिए भाद्रपद पक्ष में वर्धक शिविर होता था।
यानी गृहस्थी लोगों का, हाउस होल्डर्स 800 लोग बरसात आती थी उस समय मैंने देखे वो कहाँ रहते थे लोग। विद्यापीठ का वातावरण ये सल्ट्री है, दमट हवा, और हमने मच्छरों की जगह पर आक्रमण किया हुआ है, इतने मच्छर। मैंने मेरे घर में एक बार आपको बताता हूँ, भोजन करने के पहले 125 मस्कीटो मारे थे, मच्छर ऐसे इतने मस्कीटोज विद्यापीठ में थे। ऐसे मस्कीटोज में लोग आकर रहते थे, इतना दादाजी के वक्तृत्व का और नेतृत्व का और व्यक्तित्व का आकर्षण था। थोड़ा अभी कोरोना आ गया तो कितने लोग डर गए होंगे, जाना कि नहीं जाना। अरे तू जैसे कि अमर पट्टा लेके आया है, मास्क लेके जाना भाई, जब तू जाना है तो समझ में आ रहा है। इतने डरपोक हम बने हुए हैं। अभी थोड़ा डर कम हुआ है कोरोना का भी, तो साथ में आना, संसारी लोग हैं, संसारी प्रॉब्लम क्या रहते हैं, संस्कार कैसे होते हैं, बच्चे कैसे रहते हैं, उसको कैसे हैंडल करना, शिक्षण के प्रॉब्लम है, उनके कौन से स्कूल में भेजना वगैरह वगैरह। जैसे त्रिशूलों का उल्लेख किया गया है, आज दादाजी के प्रवचन में आप जेसुइट शब्द सुनते होंगे, कभी इच्छा होती है कि जेसुइट क्या चीज है ढूंढने की। जेसुइट लोगों के 500 साल में आज तक लाखों स्कूल से दुनिया में कितने लैक्स, जहां नाक घिस कर अपमान सहन कर प्रवेश के लिए हिंदू लोग जाते हैं, उच्च वर्णीय, उसको उच्च वर्णीय कहने वाले। स्कॉटिश स्कूल में केशव भट्ट का लड़का पढ़ता था, आपने फुले की ये देखी होगी, और ये स्कूल को विरोध करता है। केशव फुले स्कूल निकालता है तो विरोध करता है, अपने बच्चों को उस समय स्कॉटिश स्कूल में भेजता है। ये परंपरा हमने चलाई है भाई साहब। केवल क्रिश्चियनों को और मुसलमानों को गाली देने से काम नहीं होगा, इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है। नेगेटिव अर्थ में लेना योगदान, उनको यश मिला, हमारा पराभव हुआ, इसका कारण हम ज्यादा है, वो ज्यादा नहीं। हमने क्या क्या कल्पनाएं निकाली है, अभी समय नहीं है, लेकिन शिविरों द्वारा ये सारी डिस्कशन। एक बार किसी ने मेरे सामने में था, कभी कभी हम भी जाते थे, विद्यार्थी थे, तो किसी ने पूछा दादाजी ये कलयुग है कब जाएगा। दादाजी ने जवाब दिया, जब तक तू है तब तक कलयुग है। ये पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही, कलयुग है तो अच्छी बात है, कलयुग में ही तो पुरुषार्थ होता है, सतयुग में क्या पुरुषार्थ करना वैसा। सतयुग में मांगा का थाली आ जाती है, श्रीखंड आ गया, श्रीखंड, उसमें पुरुषार्थ क्या है। सुन लो, कलयुग कब है, जब तक तू है तब तक कलयुग है, ऐसा वो कहते थे। और कलयुग में ही अच्छा काम हो सकता है, तो कलयुग को गाली मत दो, कलयुग के नाम से बेजवाबदार मत बनो। हमारा समाज बेजवाबदार बना, खास करके धार्मिक और राजकीय नेतृत्व हमारा बेजवाबदार बना, इसलिए छोटी सी संख्या में आए हुए मुसलमान भाई हमारे छाती पर बैठ गए। और आज पूरे कॉन्टिनेंट में 40 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भाई है, वो हमारी निर्मित है भाई साहब, भूलो मत। ये बोलने से कुछ फायदा नहीं है, आत्मनिरीक्षण करते ही नहीं हम। कितनी संख्या में मोहम्मद पैगंबर आया था, गजनी का मोहम्मद, कितने गजनी से सौराष्ट्र 350-400 मील का, यानी 600-700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। विमान से आए थे क्या, कैसे हुआ, ये यशस्वी कैसे हुआ, फिर वापिस जाता है, फिर आता है। इसलिए मैंने क्या कहा, हमारा नेतृत्व क्या करता था भाई साहब। व्यास जी ने जवाब दे दिया, राजा कालस्य कारण। राजा का अर्थ नेतृत्व आज की भाषा में। तो हमारा धार्मिक नेतृत्व और राजकीय नेतृत्व क्या करता था, अगर मैं बोलते समय बोल देते, वो हजामत करता था, अरे नाइयों क्या अपमान है ऐसा बोलना। नाई अपना काम करता है, भाकरी कमाता है, उन्होंने अपना काम किया क्या, रोड अच्छे थे क्या, पानी पीने का भरोसा, अभी बाटी लेके आया, पानी का भरोसा नहीं, भरोसा था क्या वो जमाने में, कैसे आते थे, कुछ मालूम नहीं था। इनकी भाषा में कह रहे तो ये कितना बड़ा प्रयोग है उनका, जिसका रिजल्ट मालूम ही नहीं था। तो वापिस आएंगे कि नहीं गजनी में मालूम था क्या। और तुम्हारे मंदिरों के और भगवान के टुकड़े कर वो
मस्जिद के लिए बिठाता है जाकर, इसमें उनका क्या दोष है मुझे बताओ। ऐसा डिस्कशन हो सकता है शिविर में, समझ में आया? साथ में आते तो ऐसा डिस्कशन होता है तो हम ये पकड़ के रखते बस। गांधी जी यानी अहिंसा इतना ही पकड़ के रखा है हमने। कभी गांधी जी का चरित्र खोलकर पढ़ा है क्या किसी ने? मैं यहाँ बैठे हुए लोगों को पूछता हूँ, कुछ करना ही नहीं। हाँ, गांधी जी के कारण देश के टुकड़े हो गए, ऐसा बोल देते हमारे यहाँ लोग। अरे तूने पढ़ा है क्या? कुछ पढ़ने की इच्छा ही नहीं। और तेरे बाप दादा क्या करते थे? खाली गांधी जी को क्या दोष देते हैं? यानी तो एक विषय ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी डिस्कशन शिविर में हो सकती है साथ में आने से। क्योंकि साथ में आने के बाद 24 घंटे प्रवचन थोड़े होते। साथ में आते तो साथ में रहते, कोई मच्छर की चर्चा करता होगा, पानी की चर्चा करता होगा, घर के प्रॉब्लम, सामाजिक प्रॉब्लम, क्या क्या भेदभाव चलते हैं समाज में, और क्या क्या प्रॉब्लम की चर्चा करते होंगे। फिर दिवाली की छुट्टी आती थी, तरुणों के शिविर होते थे, अनुस्नातक शिविर कॉलेज के लिए। वो ज्यादा नहीं रहे, 10-12 साल तो देखे हमने, उसी मैंने भी भाग लिया है उस शिविरों में। तो वहाँ तरुणों के सामने विषय रखते थे, उनको बोलने को प्रवृत्त करते हैं। यहाँ आकर खड़ा रहना, मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं 9वीं में था, पिंपलगांव हाई स्कूल में था, और एक पंजाबी शिक्षक आए थे ऐसे एकदम 5.5-6 फुट वाले, और कुछ ऐसा कारण कर मुझे बोलने को कहा। मैं जाकर खड़ा रहा था, मैं हंसने लगा, वो आया जो लगाई, अभी तक मुझे याद है, अभी मैं बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा? शिक्षक, ऐसे शिक्षक थे वो जमाने। शिक्षक, तू बोल सकता है, तू खड़ा हो सकता है, तू बोल सकता है, ये भी कोई सामान्य बात नहीं। लोकशाही में तो अत्यावश्यक है भाई साहब। मैं बार बार कहते हूँ, भारत महाराष्ट्र का एक महान नेता है जो पंतप्रधान हुआ नहीं, उसका कारण उसके पास वक्तृत्व नहीं है। हिंदी अंग्रेजी में अगर वक्तृत्व होता तो तुम समझ गए होंगे वो आदमी कौन होगा, कहाँ पहुंच जाता है। भारत के सभी प्रांतों के साथ उसका संबंध है, उनके नेताओं के साथ। ये जो वक्तृत्व लोकशाही में आवश्यक है नेतृत्व करने के लिए, वो खास करके हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में, आदमी कहाँ चला जाता है। तो ये बच्चों को, और फिर क्रिसमस की छुट्टी में पोस्ट ग्रेजुएट शिविर होते थे, स्नातक शिविर। इसका उत्तम उदाहरण है वो श्री जीवनवाद जी दादाजी के प्रवचन, 7 प्रवचनों का संग्रह है, तो जरूर पढ़ो, कम से कम इतना तो पढ़ो ये शिविर से प्रेरणा लेकर कि जेजीक्यू जीवनवाद मैं जाकर मेरी किताब में पेन लेकर पढ़ूंगा। नींद नहीं आती इसलिए पढ़ना नहीं। कुछ लोग नींद नहीं आती है जो जेजीक्यू जीवनवाद निकाल तो न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया निकालो, सामना निकालो, लोक सत्ता ने, ऐसा नहीं सोचकर। जैसे उन्होंने कहा ना 1 घंटा दो, 1 घंटा। जिम नाम का एक अमेरिकन आदमी है, उसका पेमेंट था 525 रुपया डॉलर। ये डॉलर है, रुपया की जो यहाँ कीमत है वही डॉलर की वहाँ कीमत। यहाँ डॉलर की कीमत ज्यादा है, आप सुन लो बराबर। 525 इतने डॉलर, वहाँ वही है, वहाँ 525 देश का अर्थ 525 रुपया। गरीब आदमी था, मन में इच्छा थी कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, कैसे बनेगा? महीने में 525 रुपया कमाता है वो। एक दिन उन्होंने रेडियो पर भाषण किसी का सुना, और वो भाषण में वो कहा था रोज 1 घंटा 4-5 साल अगर अपने प्रिय विषय को दोगे आप, तो आप उस क्षेत्र में महान बन सकते हैं। उन्होंने वो विचार उठाया, बस became a great motivational speaker within 4 years. ऐसा कहते हैं, कौन किसको कहाँ प्रेरणा मिलेगी मालूम नहीं है। इसलिए हम तो गाँव वाले, हम क्या कर सकते हैं, हम राज्य कैसे चलाएंगे, ऐसी मानसिकता थी स्वातंत्र पूर्व काल में। बड़े बड़े लोग ऐसे बोलते थे, अरे पार्लियामेंट में जाना क्या, या हल चलाना है क्या, नांगर हकायचा है का, ऐसे माना क्या, नांगर हकनारा। पर मोदी कहाँ से आया भाई? लोकशाही में इतने बड़े देश का नेता होना सामान्य बात नहीं है। मोदी का तत्वज्ञान है, जो कुछ होगा राजकीय विचार वो मालूम है, मान्य है कि नहीं अमान्य बाजू में रख दो, लेकिन एक सामान्य जाति में से अगर 130 करोड़ का नेता आदमी बन सकता है, ये लोकशाही में शक्य है।
समझ में आ रहा है? सामान्य सब लोग ढूंढते भाई, चाय बेचने वाला कहाँ पहुंच गया? भारत की चाय की इंडस्ट्री का विचार कर रहा है अभी। भारत की चाय की इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा यशस्वी कैसे होगी, कितने लोगों को काम देगी, वगैरह वगैरह। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा अर्थ नहीं लेना। रामदेव बाबा कौन सी है भाई साहब? रामदेव बाबा को आपको मालूम नहीं, वहां 3rd कैटेगरी में है वो। मेरे कान से सुना, मेरे सोसाइटी में 3 लोग थे वहां वॉचमैन, एक यादव था, एक ठाकुर था और एक ब्राह्मण था। काल्पनिक नहीं मैं बोल रहा हूँ। वो ब्राह्मण कहता है, भाई ऐसे ही मैं बातें करते गए तो कहते हैं हमारे यानी यूपी में यादव यानी 3rd क्लास, अपनी भाषा में कुंभी 10,000 करोड़ का साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य पैदा कर सकता है। रामदेव बाबा ने सिद्ध करके बताया भाई साहब। ऐसा विचार करो जरा। नहीं, वो तो व्यापार करता है। अरे तो किस लिए व्यापार करता है? 1 लाख लोगों को आज उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, मालूम है क्या आपको? अरे बैठे घर में बैठे टीवी के सामने मोटर बसणारी माणसं आपण रडत बसणारी। आज जगी वासुदेव जगह प्रसिद्ध योगी है, आज सामान्य घर से आया हुआ जगह प्रसिद्ध योगी है। कोई पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी कुछ नहीं है, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, जब उत्कृष्ट अंग्रेजी में। मोबाइल पर आता है, ये आता है जगी वासुदेव के विचार पूरा हुए। कौन है जगी वासुदेव? ऑर्डिनरी घर में पैदा हुआ आदमी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? तो विजिगीषु जीवनवाद अगर हमारे वैदिकों का तत्व ज्ञान है तो हम मुमुक्षु क्यों बनेंगे? पराभूत मनोवृत्ति के क्यों बने? इसका विचार शिविरों में होना चाहिए। पराभूत मनोवृत्ति है, लड़ने के पहले ही पराभव मानने वाले, उसको कहते हैं पराभूत मनोवृत्ति के लोग। मरे हुए मुमुक्षु, विल टू डाई। और वो कहता है अधीना श्याम शरण, अधीन होकर 100 साल जियो। शिविरों में ये बहुत बड़ा फायदा है। एक लेक्चर सुनकर आदमी चला जाता है, शिविरों में डिस्कशन होता है, आदान प्रदान होता है, बहुत सारे ग्रह पर बहुत सारी बातें खुलते और आदमी खोलकर बोलता है। जो आप फ्री हो जाओगे तो आप डिस्कशन करोगे, किसका कैसा लगा, ये विचार था, इसमें से कुछ उठा के ले जाएंगे। ऐसे ही होता है। तो साथ में आते रहे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी शिविरों में। साथ में आने के बाद प्रवचन होते थे, प्रवचन के बाद प्रश्नोत्तरी। दादाजी की विशेषता ये है कि वो प्रश्नोत्तरी रखते थे। आज क्या है वो पूछो मत, तुम्हें भी मालूम है, समझ में आ रहा है। प्रश्नोत्तरी के सिवाय मनुष्य बुद्धि प्रदान प्राणी है और जिज्ञासा ये भगवान की नैसर्गिक गिफ्ट है। वो कभी भी प्रश्न आते हैं, क्यों ऐसा हुआ? 800 साल मुसलमान यहाँ लड़ रहे, बीजापुर विरुद्ध दिल्ली, ये लड़ाई उनकी मुसलमानों की अपनी नहीं थी, जो हमारे प्रांत में लड़ रहे हैं। और लड़ने वाले लोग कौन थे? आज की भाषा में कहना चाहिए हिंदू थे सब। उस समय उनकी संख्या इतनी नहीं थी, क्या करेंगे, उनको कुछ मिला ही नहीं। मैं लड़ सकता हूँ, लड़ने का मुझे शिक्षण मिला है, मेरे घर में वो परंपरा है, जो मिला उसके साथ लड़। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड विषय है। भारत मार खाता है ना, उसका कारण है। आप देखते होंगे क्रिकेट में भी लास्ट मैच में बहुत बार इंडिया हारता है। सोचो जरा इस पर, सोचते ही नहीं, हम खाली बोलते रहते अरे हारा क्यों हारते लास्ट में? हमारी मानसिक जो ताकत रहती है ना वो ढीली हो जाती है। हमारी जो टीम है वो टीम में देयर इज नो अल्फाबेट आई इन द वर्ड टीम, ऐसा कहा जाता है। टीम एक संघ ताकत रहती है, उसमें आई नहीं रहते, छोटा बड़ा आयता नहीं, पर छोटा आई भी नहीं होता है। फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ टीम, यहाँ कैसे साथ में आना ही अशक्य है, तो साथ में लड़ेंगे कैसे भाई साहब? एक बात बता दो, आप समझ गए होंगे शिविरों का क्या महत्व है। वो अब्दाली जब आया भारत पर हमला करके, तो रात में उन्होंने चक्कर मारा और देखा वो वहां बाकरी बना रहे, वो वहां बाकरी। उन्होंने पूछा ये लोग ऐसा, ये काफी लोग ऐसा अलग अलग क्यों बैठे?
उनमें जाति भेद भयानक है भाई, सब साथ में आते नहीं। उन्होंने कहा कल का विजय हमारा है।